नमस्कार साथियों, अभिमन्यु डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपन चर्चा कर रहे थे। लास्ट टाइम हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हम बात कर रहे थे वेव्स के बारे में, और वेव में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थी, हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें थी, उनके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। और विद्युत चुंबकीय तरंगें हमारी कितनी थी भाई? तो हमने बताया था 7 तरंगें थी। जी, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर। ये हमने नाम दिया था कल गक्सू वीमर। गक्सू वीमर के बारे में बातचीत कर रहे थे तो हमने एक एक करके इनके ऊपर चर्चा की थी। सबसे पहले हमने पढ़ा गामा, फिर पढ़ा हमने एक्स, फिर पढ़ा हमने यू, अल्ट्रा वायलेट, पैरा बैंगनी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किसके ऊपर? अगला हमारा आ रहा है विजुअल, वी। वी का मतलब है विजुअल, और विजुअल को हम बोलते हैं दृश्य। तो नाम आ जाता है दृश्य तरंग। तो हमारी जो दृश्य तरंग होती हैं या विजुअल रे होती हैं, उस विजुअल रे के बारे में अगर बातचीत की जाए तो सबसे पहली बात, इसकी खोज किसने करी? तो हम खोजकर्ता के बारे में बताएंगे कि इसकी खोज हमने न्यूटन ने की थी भाई। किसने की थी? न्यूटन ने। दूसरी खास बात, ये हमारी डेली लाइफ में यूज कहाँ आ रही है? तो हम किसी भी चीज को देख पा रहे हैं या एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो वो देखने के लिए जो अपने आप में विजुअलिटी होती है ना, वो यही तरंगें प्रदान करती हैं। तो यानी देखने में, तो प्रश्न एग्जाम में आ जाता है देखने में कौन सी तरंगों का उपयोग होता है? तो आप बताओगे दृश्य तरंगों का। दूसरी खास बात, इसके अलावा और कहाँ यूज हो रहा है भाई इसका? तो जो क्रिस्टल होते हैं, उन क्रिस्टलों की संरचना, क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन करने में इसका उपयोग किया जाता है भी। किसका? दृश्य तरंगों का। तो ये भी हमारी बातचीत इससे रिलेटेड हुई। इसके बाद अगली हमारे पास आती है कौन सी? आई। आई को अपन नाम दे रहे थे आई आर, जिसे बोलते हैं इंफ्रारेड, और हिंदी में इसका नाम होगा अवरक्त तरंगे। तो जो अवरक्त तरंगे होती है हमारी आई आर, इंफ्रारेड, पहला ही क्वेश्चन निकलता है अवरक्त तरंगों की खोज किसने की? तो हम बताएंगे हर्सले। क्या बताएंगे भाई? हर्सले ने इसकी क्या कर दी? खोज कर दी। दूसरी खास बात, ये जो आई आर अवरक्त तरंगे हैं, इनके बारे में हम देखें तो हमें एक नाम और सबसे महत्वपूर्ण और विशेष लाइन, इन्हें उष्मीय तरंग भी कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इतनी बार एग्जाम में आया है कि उष्मीय तरंग भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हो, डायरेक्ट प्रश्न पूछता आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों को उष्मीय तरंग कहा जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा कि हमारी जो आई आर या इंफ्रारेड या अवरक्त तरंगे होती हैं, उनको उष्मीय तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि ये जहां भी गिरती हैं वहां हीट जनरेट करती हैं, ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। तो इसलिए इसको अपन कह सकते हैं कि रोगी जो होते हैं, उन रोगियों में जो आप बोलते हो कई बार कि उस आदमी के सेक चल रहे हैं या उसकी सिकाई चल रही है, तो सेक जो करते हैं ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो रोगियों के सेक करने में, यानी कैंसर जैसी बीमारियों के उपचार में, ट्रीटमेंट में कौन सी तरंगें उपयोग में ली जाती हैं? तो आई आर, इंफ्रारेड। दूसरी खास बात, इसके बाद अगर और देखें तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास में जो हमारा टीवी वगैरह, नहीं सॉरी, रिमोट जो होता है, उस रिमोट में भी कौन सा उपयोग की जाती है? तो रिमोट में प्रयुक्त की जाती है। तो प्रश्न दोनों तीनों एग्जाम में छपे हुए हैं कि गाड़ी या टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो हम कहेंगे इंफ्रारेड। या रोगियों की सिकाई के लिए कौन सा उपयोग, तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो भी हम क्या बोलेंगे? इंफ्रारेड। और सबसे महत्वपूर्ण लाइन है
कि उष्मीय तरंग किसे कहा जाता है, तो भी हम कहेंगे इंफ्रारेड। तो ये सारी बातें हमारी किससे रिलेटेड हुई, इंफ्रारेड या उष्मीय तरंगों से और दृश्य तरंगों से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। इसके बाद अपन देखें तो एक और विशेष लाइन भी आप नोट कर सकते हो, या स्टार डाल के ना। कई बार अपन देखते हैं कोहरा जब छा जाता है सर्दियों के दिनों में, यानी फॉग जो कहते हैं आप, तो उस दौरान जो फोटोग्राफी वगैरह काम में ली जाती है, तो उस टाइम भी ये अपने आप में काम में हो जाती है। तो कह सकते हैं कोहरे के समय फोटोग्राफी में भी प्रयुक्त होती है। तो आप कह सकते हो, तो कोहरे के समय फोटोग्राफी में कौन सी तरंगों का यूज होता है, तो अपने आप में नाम आता है अवरक्त। तो अवरक्त तरंगे हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नेसेसरी रूप से इसको ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद अपन देखते हैं अगली जो तरंग हमारी आ रही है, वो कौन सी आ रही भाई, माइक्रो एम, जिसको हमने नाम दिया था माइक्रो, और हम क्या कहेंगे इसको, सूक्ष्म। माइक्रो या सूक्ष्म तरंगे। पहली बात आती है खोजकर्ता, सूक्ष्म तरंगे कहां काम में आ रही हैं, तो आप कहेंगे इसकी खोज किसने कर दी, तो आपका आंसर होगा हेनरी हर्ट्ज। किसने कर दी भाई खोज, हेनरी हर्ट्ज ने कर दी। हर्ट्ज मैंने पीछे आपको बताया भी होगा, तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आवर्ती या फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, तो हर्ट्ज होती है। इसके बारे में हमें याद रखना है। दूसरी खास बात, इसके हमारी डेली लाइफ में यूज कहाँ हो रहे हैं, जहां भी नाम आ जाए बेतार साधन। कौन से साधन भाई, बेतार साधन। तो बेतार साधनों में अगर कोई तरंगे प्रयुक्त हो रही हैं, तो वो अपने आप में कौन सी तरंगे हैं, माइक्रो या सूक्ष्म तरंगे होती, जिसको अपन बोलते हैं वायरलेस। जैसे आप ब्लूटूथ वगैरह यूज करते हो, या फिर हम मेल वगैरह सेंड करते हैं, या जो भी हमारे आईटी से रिलेटेड होती हैं, उनके अंदर अपने आप में माइक्रोवेव्स का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये भी अपने आप में कैसी हैं, रेडियो, अपने आप कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और इसका उपयोग किया जाता है। इसकी खोज कर दी हर्सले ने। अगली हमारी तरंग आ रही है आर फॉर रेडियो, जिसके ऊपर आप सुनते हो मन की बात। तो रेडियो तरंगे, पहली बात आती है कि रेडियो तरंगों की खोज किसने कर दी, तो हमारा आंसर क्या होगा, रेडियो की खोज किसने करी भाई, तो आप बोलोगे मार्कोनी। खोज मार्कोनी। खोज कर दी मार्कोनी ने। दूसरी खास बात, इन रेडियो के बारे में अगर चर्चा की जाए, तो आप एक बात और भी कह सकते हैं कि जो रेडियो तरंगे होती हैं हमारी, उनके बारे में अगर देखें तो कहां उपयोग में आ रही है हमारे, तो इनका उपयोग रेडियो में, टेलीविजन में, टेलीफोन में, तो ये सब जगह अपने रेडियो, टेलीविजन, रेडियो, टीवी यानी टेलीविजन, इन सब के अंदर आपके क्या किए जा रहे हैं भाई, इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये विशेष रूप से इसमें काम में लिए जाते हैं। तो ये हमारी सारी तरंगे थी, एक बार इनको नोट करें और यहीं सॉर्ट आउट करें। नेक्स्ट, इसके बाद अपन ने बातचीत करी, तो ये हमारा जो चैप्टर था, ये था
विद्युत चुंबकीय तरंगों से, जिसको हमने नाम दिया था कि अपने आप में अयांत्रिक तरंगे भी कह सकते हैं, इनको नॉन मैकेनिकल वेव भी कह सकते हैं। इनसे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाए हैं कि इसका जो मैटर था वो तो वैसे तो एक लाइन में हमने खत्म कर दिया था, फिर भी जितनी भी चर्चा हुई इसके बारे में एक एक करके हमने सबके बारे में अध्ययन किया, बातचीत की। अब मैं जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं जो बार बार एग्जाम में आया है, तो आप बताएंगे, जैसे हमने लिखा था, क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है या होती है। आपको लिख के देगा ऑप्शन में कैथोड किरणें, कैथोड, एनोड, अल्फा, गामा। तो हम इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो हमने कह दिया कि ये जो हमारी बातचीत हुई है, अल्फा बीटा गामा जो होती हैं, उनमें हमने सुना था, तो लास्ट टाइम हमारे पास आया था कि गामा किरणें जो होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उसके बारे में अगर बातचीत की जाए, तरंगे होती हैं उनके अंदर हमने देखा था कि गामा जो किरणें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। दूसरी खास बात है, अब वहां पर अपने को इसी के ऑप्शन के अंदर दूसरा ऑप्शन भी देता है, और वो कैसे देता है? अल्फा, बीटा, गामा और IR। तो हम देख लेंगे कि हमारे पास में जो अल्फा और बीटा जहां भी आपको दिखाई देंगे, या IR की जगह लिख सकते हैं अपन उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें अपन देखें तो सबसे पहली बात हमें साफ साफ ध्यान रखनी है कि अल्फा और बीटा जो तरंगे होती हैं वो देखते हैं हमारे माइंड में आता है कि अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों तो एक साथ ही आएंगी, बट ऐसा नहीं है। इस बात को विशेष ध्यान में रखना है कि अल्फा, बीटा, गामा आपको एक साथ नजर आएंगी, लेकिन ये एक साथ होंगे नहीं। इसके पीछे रीजन है क्योंकि अल्फा, बीटा, गामा में अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि जो अल्फा तरंगे होती हैं या अल्फा किरणें होती हैं उनके ऊपर चार्ज पाया जाता है, भाई कैसा? पॉजिटिव। बीटा पे चार्ज पाया जाता है कैसा? नेगेटिव। और गामा पे चार्ज कैसा होता है? 0। जो हमने पीछे विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रॉपर्टीज लिखी थी, गुण लिखे थे, उनमें भी अपन ने इसको नोटिस किया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उदासीन प्रकृति की होती हैं। क्लियर? तो इसलिए ये अपने आप में सीधी रेखा में गमन कर सकती हैं, गामा, बट अल्फा और बीटा कभी भी सीधी रेखा में गमन नहीं करेंगी, यानी लाइनर मूवमेंट नहीं करेंगी। तो ये सारी बातें हमारी इससे रिलेटेड हुई, तो इसको भी अपने आप को याद रखना है। और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पुटअप हुआ है, तो थोड़ा विशेष ध्यान दे करके इसको नोटिस रखना है। अब इसके बाद अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हमारा जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। अब तरंग का ही पार्ट है एक प्रकार से, बट वो दूसरा है, और जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, नया चैप्टर है जिसे हम नाम देते हैं ध्वनि। सुना होगा आपने और अभी भी सुन रहे होंगे। ध्वनि जो होती है उसको अपन बोलते हैं साउंड। क्या बोलते हैं भाई? साउंड। तो ध्वनि या साउंड की अगर बातचीत करें तो पहली बात आती है ध्वनि क्या है। तो ध्वनि अपने आप में एक तरंग है। क्या है? तरंग है। तो इस ध्वनि को या हम कहेंगे तरंग कहेंगे, और ये तरंग जो होती है, इस तरंग के बातचीत करें तो तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो पहला ही प्रश्न बनता है कि मैं जो बोल रहा हूं और आप जो सुन पा रहे हैं, उसको बोले हुए को सुनने के लिए हमारे बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मीडिया है, कोई ना कोई माध्यम है। अगर माध्यम नहीं होगा तो हम उसको सुन नहीं पाएंगे, और नहीं सुन पाएंगे तो इस वजह से हम कह सकते हैं पहली बात है
कि ध्वनि जो तरंग होती है वो किस प्रकार की तरंग होगी भाई, तो हमें विशेष रूप से याद रखना है कि वो यांत्रिक तरंग होती है। प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट छपता है कि ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं, तो हमारा आंसर होगा यांत्रिक तरंगें होती हैं, मैकेनिकल वेव होती है। दूसरी खास बात, इसके बारे में और बातचीत करें तो हम पाते हैं कि यांत्रिक के भी हमने दो प्रकार बताए थे कि मैकेनिकल जो वेव्स होती हैं वो अपने आप में खुद टू टाइप की होती हैं। तो उनमें से पहला हमारा आया था कौन सा, अनुदैर्घ्य, और दूसरी आई थी अनुप्रस्थ, जिनके बारे में हमने पीछे चर्चा भी की थी कि अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ में से देखें तो ये कौन सी होती है भाई, तो हम कह सकते हैं ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। कौन सी प्रकृति की होती हैं, अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। तो ये बात भी हमें विशेष रूप से याद रखनी है। दूसरी खास बात, अनुदैर्घ्य जो प्रकृति होती है उसको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, यानी कहने का अर्थ है ये अपने आप में जब मूवमेंट करेंगी तो माध्यम के कैसे गमन करेंगी, पैरेलल या समांतर, इसमें क्या होगा, कंपन होगा। दूसरी खास बात, अब इसके बाद हमने फिर बातचीत करी तो और पाया कि ध्वनि जो होती है ना उसकी चाल भी होती है, उसकी स्पीड भी होती है, तो कौन से मीडिया में अपने आप में आराम से ट्रांसफर होती है। तो पहली बात तो यह है कि मैकेनिकल है तो मीडिया तो चाहिए ही चाहिएगा इसको, तो मीडिया चाहिएगा तो हम कह सकते हैं मीडिया हमारे पास तीन है, ठोस है, द्रव्य है और गैस है। यानी मेरा कहने का मीनिंग है कि ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में ही ध्वनि की चाल होती है, लेकिन तीनों में हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा किस में रहेगी, ठोस में, उससे कम किस में रहेगी, द्रव्य में, और उससे कम किस में होगी, गैस में। और लास्ट हम कह सकते हैं कि जो निर्वात होता है उसमें ध्वनि की चाल क्या हो जाती है भाई, जीरो। तो हम कह सकते हैं निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। क्लियर? तो ये सारी बातें हमारी किससे रिलेटेड हुई, साउंड से। इसके बाद अगला ही बिंदु आता है कि साउंड जो है उसको सुनने के आधार पर या उसमें सुनने की जो कैपेसिटी आती है वो आती है फ्रीक्वेंसी के कारण। किसके कारण, फ्रीक्वेंसी के कारण। तो फ्रीक्वेंसी के बेस पे हमने साउंड को तीन भागों में डिवाइड कर दिया या तीन भागों में बंटवारा कर दिया। तो तीन भाग कौन कौन से हैं, तो पहला ही क्वेश्चन बनता है कि ध्वनि का जो वर्गीकरण है, ध्वनि को आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। और तीन भागों में बांटा गया है तो उसको अपन कह सकते हैं कि ये जो आवृत्ति होगी, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, आवृत्ति को अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होगा लाला, तो आपको याद रखना है इसका जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज या आप कह सकते हो सेकंड इनवर्स। ये दोनों हमें याद रखने हैं, आवृत्ति के क्या हैं, मात्रक हैं। और इसी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी के आधार पर ही साउंड को अपने आप में तीन भागों में बांटा गया है। वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अपन देखते हैं कि हमने आवृत्ति के आधार पर इसको तीन भागों में बांट दिया। प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है कि ध्वनि का वर्गीकरण किसके आधार पर, तो आपका जवाब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति के आधार पर। आवृत्ति के आधार पर अगर बातचीत करें तो हम पाते हैं वो तीन भाग कौन कौन से। बहुत अच्छा वर्गीकरण है भैया, काफी बार एग्जाम में छपा है। पहली तरंगें होती हैं जिनको नाम दिया जाता है अश्रव्य। क्या नाम दिया जाता है, अश्रव्य, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रासोनिक।
अश्रव्य या इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं इनको। दूसरा होता है हमारा श्रव्य। दूसरी हमारे पास जो तरंगे आती हैं वो कौन सी हैं? श्रव्य। श्रव्य के बारे में बातचीत करें तो इसको बोलते हैं ऑडिबल। ऑडिबल यानी जिसको आप सुन सकते हो। और तीसरा हमारा जो आता है वो होती है प्राश्रव्य। कौन सी होती है भाई? प्राश्रव्य। प्राश्रव्य को अपन बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। तो मेरा कहने का मीनिंग है ध्वनि तरंगें फ्रीक्वेंसी के आधार पर 3 टाइप्स में डिवाइड हो गई और वो 3 टाइप कौन कौन से हैं वो आपके सामने है। पहला है अश्रव्य, दूसरा है श्रव्य और तीसरा है प्राश्रव्य। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पहली बात, अश्रव्य हैं जिनको हम सुन नहीं सकते लेकिन कुछ जीव इनको फील करते हैं, महसूस कर सकते हैं। दूसरी है श्रव्य जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में या आपस में बातचीत में क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं, यानी सुन सकते हैं। तीसरी है प्राश्रव्य। ये अपने आप में बहुत ही भारी या बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की अपने आप में तरंगें होती हैं जिनको सुनना हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकता है? नुकसानदायक भी या हानिकारक भी हो सकता है। इनके अंदर अपने आप में फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, इनकी आवृत्ति बहुत ही क्या होती है? ज्यादा होती है। तो आपसे कई बार इसकी रेंज भी पूछ लेता है और वो भी अच्छा क्वेश्चन बना है, तो हमें याद रखनी है। इसकी रेंज होती है वो कितनी होती है भाई? 0 से 20 हर्ट्ज। 0 से 20 हर्ट्ज होती है, यानी 0 से लेकर के 20 हर्ट्ज तक की जितनी भी फ्रीक्वेंसी की रेंज में जो आएंगी वो सारी ध्वनि तरंगें कौन सी ध्वनि तरंगें कहलाएंगी? इंफ्रासोनिक कहलाएंगी, या अपन कह सकते हैं अश्रव्य कहलाएंगी। दूसरी आती है ऑडिबल, जो कहती है 20 से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज। बीस हजार हर्ट्ज तक की जो साउंड होती है वो इसके अंतर्गत आती है। दूसरी खास बात, इसी 20,000 को, यानी हमने पीछे पढ़ा भी है, 1 किलो में 1,000 हर्ट्ज होते हैं। तो इसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 20 से 20 किलो हर्ट्ज। तो भी बात एक ही है। इससे के बाद अगला जो हमारा आता है वो मैं कहता है कि 20 हर्ट्ज से और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक जो भी होंगी वो अपने आप में कौन सी होंगी? प्राश्रव्य ध्वनि तरंगें होंगी, जिनको अपन कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि तरंगें। तो ये हमारा वर्गीकरण हुआ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और काफ़ी टाइम इसमें से क्वेश्चन आया है, तो उसको विशेष याद रखना है। दूसरी खास बात, श्रव्य या ऑडिबल की बहुत कम पूछता है, या तो हमें पूछता है इंफ्रासोनिक की, अश्रव्य की, या पूछता है प्राश्रव्य की। अब इन तीनों के बारे में अपन एक एक करके चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन सी हमारी जिंदगी में कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहा है और इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जा रहा है। एक बार इन तीनों का अपने आप में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं और एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अपन इन सब के बारे में अगर बातचीत करें तो एक एक करके हम बुलाएंगे किसको? इन सभी तरंगों को, और उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हमारी आएगी चर्चा किसके बारे में भाई? श्रव्य तरंगें, नहीं सॉरी, अश्रव्य तरंगें। अश्रव्य तरंगें, अश्रव्य को हमने नाम दिया है इंफ्रासोनिक।
अगर जानने अपन इनके बारे में हमने देखा तो इसकी पहली बात आपने लिखी इसकी आवर्ती। पहली बात हमने लिखी है इसकी क्या, फ्रीक्वेंसी या आवर्ती, और वो कितनी बताई गई है, 0 से 20 हर्ट्ज। एक छोटी सी बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है कि जो आवर्ती होती है, इस आवर्ती के बारे में भी अगर बातचीत करें तो हम कह सकते हैं कि आवर्ती की भी अपने आप में एक दूसरे गुण के साथ सेटिंग है जो मैंने कल भी बताई थी आपको। और वो सेटिंग क्या थी कि आवर्ती है वो तरंग दैर्घ्य के साथ भी संबंध रखती है। तो आवर्ती व तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य होता है उसको आप नाम देते हो वेवलेंथ। तो यानी मेरा कहने का मीनिंग है इस आवर्ती के बीच में और तरंग दैर्घ्य के बीच में संबंध है, और उसके बारे में मुझे कल आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जब आप संबंध बता देंगे तो हम दोनों की व्यवस्था बिठा देंगे इनकी, और उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। अगर आपको इन सब बातों में कोई भी बात अगर पसंद आई हो, कोई भी शब्द आपकी ज़िंदगी में कहीं काम आया हो, या आपको कुछ अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाने में सहयोग कीजिए। धन्यवाद।